कि देश को बचाने के लिए या तो बॉर्डर पे हमारे सिपाही खड़े हैं और हमारी जान बचाने के लिए डॉक्टर खड़े हैं, तो इन दोनों का स्वागत हर समय होता रहना चाहिए। राम नाम की माला से मोती को तोड़ना नहीं, राम नाम की माला से मोती को तोड़ना नहीं, अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं। राम का नाम अनमोल है, राम राम कहना छोड़ना नहीं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, राम बोलो, राम बोलो। राम राम जी, राम राम जी। आज हमारा कितना अच्छा दिन है। आज गणितज्ञ हिंदुस्तान के मशहूर रामानुजन का जन्मदिन भी आज ही है। और मैंने अभी डॉक्टर साहब को बताया 32 लाख लोग जो विद्या भारती से जुड़े हुए वहां जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चों को भी पता है, कईयों बड़ों को भी नहीं पता होता। आज हमारे बीच देश के प्रसिद्ध और बहुत ही योग्य डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं। हम आप सबकी ओर से, आप सभी लोग, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से एक बार आप सभी देश में हजारों चिकित्सक हैं, सैकड़ों चिकित्सक दिल्ली में हम कितने ही हैं। आप उनमें से एक प्रमुख चिकित्सकों में से आप हैं। आप देश का स्वास्थ्य संभाल रहे हैं और ये जिस प्रकार से ईश्वर आपको सब रक्षा करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, आप सत्य रूप में, आप भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, जो देश की जो देश को, लोगों को, सबको संभाल रहे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें। धन्यवाद। मल्होत्रा जी, अब एक मिनट इन तीनों के बारे में, विशेष रूप से जो डिग्री इन्होंने ली है, आपको बहुत कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के हमारे प्रमुख डॉक्टर आशीष गुप्ता जी चीफ मेडिकल एन्कोलॉजिस्ट हैं। इनके बारे में थोड़ा बता दूं। डॉक्टर आशीष गुप्ता इज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट who completed his MBBS from PGIMS Rohtak, MD Internal Medicine from UT Houston, MD Hudson Cancer Center in Houston, TX and Rocky Hospital, New York, where he also served as chief resident. He completed his fellowship in hematology and medical oncology from Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo, New York, the world's first cancer center. ये डॉक्टर साहब वहाँ से आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य है। एक चीज और बता दूं कि जनकपुरी में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ना, तो उसमें भी सुबह लोग कैंसर का विंग है, कैंसर विंग में ये पेशेंट्स को देखते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि ये है डॉक्टर साहब हमारे बीच में कि आप कैंसर के बारे में बताएंगे। तो मैं जी एक कैंसर का डॉक्टर हूँ। मैं अमेरिका के अंदर पैदा हुआ था। एक शहर है वहाँ पे छोटा सा बेकर्सफील्ड, कैलिफोर्निया है, बिल्कुल अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे। वहाँ पर एक शहर है बेकर्सफील्ड, तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ था जी। उसके बाद मैंने अपनी MBBS इंडिया से की थी। मैंने अपनी MBBS इंडिया से की थी। उसके बाद अपनी बाकी की सारी ट्रेनिंग वापस US से करी। तो जो MD थी मेडिसिन में, वो न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हॉस्पिटल करके एक जगह है, वहां से। और उसके बाद जो अपनी कैंसर की ट्रेनिंग है, जैसे सर बता रहे थे, जो अमेरिका का जो दुनिया का सबसे पहला कैंसर सेंटर खुला था सन 1898 में, जहां से कैंसर की रिसर्च शुरू हुई थी, जहां से दवाइयां बननी शुरू हुई थी, वहां से अपनी ट्रेनिंग करी है ऑन्कोलॉजी में और ये हेमेटोलॉजी। और अब हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं सेक्टर 19 द्वारका में, 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमने एक वहां पर एक कैंसर सेंटर ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो बस मैंने कहा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूं। मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर GK राय। उन्होंने भी इस जहाँ पर सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, बताया था कि मतलब वो भी आए थे यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था जब मैं उनसे सबसे पहली बार मिला था कि, और वही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें एक बीमारी चुननी हो, हार्ट है, दूसरी शुगर है, तीसरी कैंसर है, तो हम तीनों में से कौन सी चुनें?
तो यहाँ पर अगर किसी को कैंसर चुनना हो ना, तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। इन तीनों बीमारियों में से किसी को, इन तीनों बीमारियों, हार्ट, शुगर या कैंसर, अच्छा किसी को शुगर चुननी हो जी एक, अच्छा, और किसी को हार्ट चुननी, हाँ, तो मतलब हार्ट के भी कुछ लोग हैं, पर कैंसर का कोई नहीं। मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने भी सर को यही बोला था डॉक्टर राज, उन्होंने फिर उन्होंने वैसे कहा क्या हार्ट डिजीज को हम होने से बिल्कुल रोक सकते हैं, या एक बार हो जाए तो उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, एक बार उसकी दवाइयां शुरू हो जाए तो वो जिंदगी भर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कुछ ना कुछ एस्पिरिन, कोई ना कोई दवाई हमें उसकी चलती रहती है। दूसरी बात शुगर बच्चों में भी हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है, एक बार हो जाए तो इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, इतनी सारी गोलियां हैं, दवाइयां हैं जो हम उसके लेते रहते हैं। तो ना तो हम बिल्कुल रोक सकते हैं कि वो बीमारी हमें ना हो, और ना वो एक बार हो जाए तो उसकी दवाइयां बंद हो सकती हैं आम। पर कैंसर का क्या है? कैंसर जैसे अभी हम सुनेंगे, मैंने कोशिश की अपनी प्रेजेंटेशन को 3 अलग-अलग भागों में बांटने के लिए। एक कि हाँ, कैंसर को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि काफी कैंसर्स की हमें ना हो। दूसरा, कैंसर एक क्यूरेबल प्रॉब्लम है, मतलब अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ लें तो वो जड़ से प्रॉब्लम खत्म हो सकती है और जिंदगी भर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा, आज के दिन बहुत सारी हमारे पास नई दवाइयां हैं जो कैंसर का इलाज संभव कर रही हैं। तो इन तीनों बातों के अंदर डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड क्योर के बारे में बात करें। तो मैंने ऐसे ही अमेरिका में मैं गया था, वहां पे मॉल्स के अंदर, वहां पे शॉपिंग प्लाजा में, आज से करीब कोई 8 महीने पहले, तो बेटी में आवाज नहीं आ रही, पर मैंने यही सवाल उनसे पूछा था, तो मुझे एक आदमी मेरा था जिसने कहा था कि जी मैं कैंसर चुनूंगा। और क्यों चुनूंगा? क्योंकि कैंसर क्यूरेबल प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो हम कैंसर सुनते हैं तो आप सबसे 4-5 सवाल पूछूंगा। हम वो पहली चीज क्या सोचते हैं जब कैंसर का नाम सुनते हैं? तो क्या सोचते हैं जी? पहली चीज दिमाग में क्या है? इसका इलाज कोई नहीं है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, डर जाते हैं। अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चे अच्छा अंकल, हाँ जी आप क्या सोचते हैं जब आप कैंसर सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, एंटर द वर्ल्ड। नहीं, आप में से कोई चीज देखो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आज से लगा लो 1800 में, 1900 में, 1950 में भी कैंसर को सी वर्ड बोलते थे। मतलब जब मैं लोगों से बात कर रहा था, इतने लोगों से मिला, आप जैसे अमेरिका में भी, उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर को जैसे बिल्कुल एक धीमी आवाज में उसका पूरा CANCER जो पूरा वर्ड है, हम उसको भी नहीं बोलते थे पहले, क्योंकि उससे इतनी घबराहट होती थी, तो इसलिए उसको सी वर्ड बोलते थे कि गलती से बोल के किसी को होना चाहिए। ठीक है, स्लो पॉइजन। हाँ, और कोई गलत नहीं था, क्योंकि पहले इसका इलाज हमारे पास नहीं था। पर अब देखेंगे सर जी, ये इतनी देर बाद पता चलती है जी, जब तक की हालत जी इलाज यही बताया जाता है 5-6 महीने रहेंगे। जी, मैं आपके दोनों सवालों के दोनों आंसर्स करूंगा। जी, श्योर, नहीं बिल्कुल। तो मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा अभी अगली स्लाइडों में। पर उससे पहले 2-3 सवाल और पूछ रहे हो। जैसे कैंसर का जो ये ना, जो उसका सिंबल है, वो भी बड़ा डरावना क्रैब की तरह है। हाँ, कोई क्रैब जो बिल्कुल कहीं फैल जाए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को किसी को जानते हैं, खुद जानते हैं किसी को जिसको कभी कैंसर हुआ हो? अपना हाथ एक बार खड़ा कीजिएगा। कैंसर घर में हुआ काफी लोग, ठीक है। कितनी आप लेडीज हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, या जेंट्स हैं जिनके घरों में किसी लेडी की उम्र 40 साल से ज्यादा है? काफी लोग। अच्छा, जी, बिल्कुल। आप में से कितनों की मैमोग्राफी हुई है, या किसी ने सुना हो कितनों की मैमोग्राफी हुई है? अच्छा, काफी लोग हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितनों की एक बार से ज्यादा हुई है मैमोग्राफी? अच्छा, एक की हुई है। चलो कम की हुई है। आपके घर में कोई आपकी बेटियां हो,
आपकी डॉटर इन लॉज हो जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, किसी के घर में कोई 21 से 60 साल के बीच में बहनें हों, बेटियां हों, हैं बेटियां हैं, बेटे भी हैं, बेटे, ठीक है। उनमें से आपने कोई टेस्ट का नाम सुना हो, पैप स्मीयर, किसी का पैप स्मीयर हुआ है इनमें से? अच्छा, कितनों का हुआ है? एक का हुआ है, किसी और का? आप वैसे आपके यहाँ ठीक है, बढ़िया। और कितने घरों में बच्चे हैं जो 9 और 26 साल के बीच में? ठीक है, कुछ घरों में है, बढ़िया। अभी इनके बारे में बात करते हैं। और आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि किसी को जानते हैं या आप खुद सिगरेट पीते हैं, तंबाकू चबाते हैं, या आप किसी को खुद जानते हो जो इन दोनों कामों में से कोई भी काम करता है? अपने पर हाथ में खड़े कीजिए। कोई भी नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो फिर जो मुझे मेहनत करनी थी वो काफी कम हो गई इसका मतलब। तो जैसे हम सबको पता ही है जी, कैंसर एक बढ़ती हुई बीमारी है। इंडिया के अंदर करीब 15 लाख से भी ज्यादा केसेस पिछले साल पकड़े गए थे। 8 लाख लोग अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई थी। तो कैंसर, जैसे हम सब ने भी कहा कि घर घर में है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कौन से कैंसर होते हैं? सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है जी? ब्रेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%। जैसे ग्राफ में है, नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर, वो जो पिंक में है, इस ब्रेस्ट कैंसर। मेल फीमेल सब आगे तो फीमेल्स में होती है बीमारी मोस्टली, बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद ओरल कैंसर है, उसके बाद सर्विक्स, लंग और कोलोरेक्टल। तो ये 5 कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर हैं। कैंसर तो बहुत सारे होते हैं जैसे अभी देखेंगे, पर एक 5 वेरी कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर हैं जिन, और इन 5 का हमारे पास इसको जल्दी पकड़ने का कोई ना कोई इलाज है। पर पहले बात करते हैं कैंसर क्या है। तो ये थोड़ा छोटा दिखा हुआ है, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। कैंसर क्या है जी? जब हमारी बॉडी में करीब 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, इसमें से जब कोई एक सेल खराब हो जाता है, मेरे चाचा कहते हैं जब ये सेल बदमाश हो जाता है तो ये अपने आप के अंदर एक गांठ बना लेता है जहां पे गांठ नहीं थी पहले से, और वो गांठ बनती है, और फिर गांठ पहले बनती है उसको स्टेज 1 बोलते हैं, फिर गांठ बड़ी होती है उसको स्टेज 2 बोलते हैं, फिर वो गांठ हमारी लिम्फ नोड्स, ऐसी हजारों है जैसे गर्दन में कभी किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो ये फूल जाती है, ऐसे सबसे पहले ये यहाँ पे इस तरफ फैलती है, उसको स्टेज 3 बोलते हैं, और फिर वो हमारे खून के जरिए, जैसे अंकल बता रहे थे, वो हमारे बॉडी के हर एक जगह पहुंच सकती है। ये जो गांठ है एक जगह शुरू होती है और फिर हर एक जगह पहुंच सकती है। कितने टाइम में? करीब आज से कई साल पहले तक हमें लगता था कि एक टाइप ऑफ कैंसर है, कैंसर मतलब एक चीज है। फिर हमने कहा कि जितने बॉडी के पार्ट हैं 10-20 उतने कैंसर हैं। अब हम कहते हैं कि 200 नहीं, कम से कम 2000 में 20,000 तरीकों के कैंसर हैं, और इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, पहले बात करेंगे कि हम कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं, यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो 80% से ज्यादा क्योर रेट है। 80% से ज्यादा जब गांठ छोटी होती है फैलने से पहले, तो 80% से ज्यादा क्योर रेट है। पर जब स्टेज 3 में या 4 में पकड़ते हैं कैंसर को, जब वो गांठों में या खून के जरिए फैल जाती है, तो 20% से कम रह जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पकड़े स्टेज 1 या 2 में, हम कैसे कैंसर को जल्दी पकड़ें। करके पहले सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 20% कैंसर स्टेज 1 या 2 में पकड़े जाते हैं आज के दिन, बल्कि उससे भी कम ही होगा, और स्टेज 3 या 4 में 80% कैंसर पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेरी कोशिश है कि आज जब हम घर जाएं तो हमारे पास कम से कम एक बात हो इन तीनों चीजों में से, जो हम अपने परिवारों में, बहनों, बेटियों, बच्चों के अंदर यहाँ से लेके जाए। और हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे। ब्रेस्ट कैंसर में तो 80 नहीं बल्कि 90-95% क्योर रेट इज वेरी हाई इफ फाउंड अर्ली, जो इंडिया में और पूरी दुनिया और पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर। तो इस कैंसर को हम कैसे जल्दी पकड़े? 2 तरीके हैं। एक तो कुछ टेस्ट है हमारे पास जिनकी मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अभी बात करेंगे, और दूसरा इसके जो चिन्ह हैं, इसके सिम्टम्स हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी पहचाने, उनसे भी फायदा होता है।
तो ये वो 5 कॉजेस थे। इन पांचों के फॉर्चुनेटली हमारे पास टेस्ट है आज। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर, हर 4 मिनट में एक लेडी को कैंसर होता है, 13 मिनट में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होती है। तो इसके लिए कौन सा, और हमें पता है कि इंडिया में इस ग्रुप में तो थोड़े से ज्यादा लोग हैं, बट हमारे देश में लेस देन 10% ऑफ वुमेन हैव हैड मैमोग्राम्स। हमारे परिवार में अगर मैं खुद इवन मैं डॉक्टरों में पूछूं तो किसी ने एक आध बार, मेरे एक्सपीरियंस में किसी ने एक बार जैसे करवाया होगा मैमोग्राफी, बट वो एक रेगुलर बेसिस पे सब ने, इवन जो इस एरिया के स्पेशलिस्ट हैं उनमें भी अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यहाँ पे अभी तक नहीं है। तो मैमोग्राम क्या है? मैमोग्राम एक एक्सरे है ब्रेस्ट का जो होता है, एक सिंपल सा टेस्ट है। वो किसको करवाना चाहिए? 40 से 75 साल के बीच में जो लेडीज हैं। आज से कई साल पहले कहते थे कि 50 साल से ऊपर करवाना चाहिए, फिर हमने देखा कि 40 साल की लेडीज में भी काफी कैंसर बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर हमें 40, 42, 45 इयर्स के अंदर भी मिल रहा है। तो फिर उन्होंने गाइडलाइंस को चेंज करा और कहा कि 40 साल की जो उम्र है उससे ज्यादा हर साल में एक बार अगर आप ये मैमोग्राफी करवा लें तो आपको ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंचे उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, सिंगल डिजिट्स में पहुंचता है। ऑलमोस्ट परफेक्ट टेस्ट है, परफेक्ट टेस्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट परफेक्ट टेस्ट है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं, जो बदमाश सेल्स का मैं जो बात कर रहा था, इनको टाइम लगता है ब्रेस्ट कैंसर में बढ़ने में। तो गांठ में लगभग छोटी होती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर वो गांठ वगैरह खूब में पहुंचती है जो स्टेज 3 या 4 तक। तो अगर ये हम टेस्ट करवा लें, एक सिंपल सा टेस्ट है, हर जगह दिल्ली में, अनफॉर्चुनेटली हम सब दिल्ली में रहते हैं जहाँ पर ये सारी मशीनें हर कोने में अवेलेबल है हमारे पास। अगर ये करवा लें तो उससे काफी फर्क हो सकता है। दूसरी बात, ब्रेस्ट की सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाए, उनसे सीखें कि जो अपना खुद का एग्जामिनेशन है कि अगर कोई गांठ मिले तो उसको नजरअंदाज मत करें। तो ब्रेस्ट के लिए ये टेस्ट है। दूसरा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। इंडिया के अंदर जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है कैंसर का, वो तो ब्रेस्ट कैंसर ही है, बट नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर है। आज से कोई 70 साल पहले अमेरिका के अंदर भी सर्वाइकल कैंसर से बहुत डेथ होती थी, पर अगर हम आज के दिन देखें, जैसे जब मैंने अपनी ट्रेनिंग करी तो मैंने रेयरली कोई सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट देखा होगा। बट जब से मैं इंडिया में आया हूँ, यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के अनफॉर्चुनेटली काफी पेशेंट्स अभी भी हैं। जैसे मैंने कहा, नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ इंडिया में है। इसके लिए हमारे पास एक, पर तो अमेरिका में आई गेस क्वेश्चन है कि ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका में जो डेथ्स हैं इतनी कम हो गई इस कैंसर से, और इंडिया में अभी तक भी नहीं हुई। उन्होंने एक टेस्ट का इंप्लीमेंट करा, उसका नाम है पैप स्मीयर, जैसे मैंने आपसे पूछा था। ये पैप स्मीयर एक सिंपल सा टेस्ट है जो लेडीज के डॉक्टर करती हैं, और इससे हमें प्री कैंसर या अर्ली कैंसर का पता चलता है। तो इस टेस्ट से कैंसर डेवलप होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, या अगर बनता भी है तो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। बट इंडिया में लेस देन 2%, मतलब 100 में से 2 से भी कम लेडीज ने ये टेस्ट करवाया है। मैं खुद बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इवन हमारी फैमिलीज के अंदर भी अवेयरनेस से पहले ये टेस्ट की ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है। इट इज आल्सो नॉट वेरी कॉस्टली, 1000 रुपए से कम में टेस्ट हो जाता है, पर ये करवाना जरूरी है। कौन सी एज पे करवाना चाहिए? 21 साल से 65 साल के बीच में। हर 3 से 5 साल में टेस्ट होता है। अगर ये कोई टेस्ट करवाए तो इट इज वेरी रेयर, ऑलमोस्ट 0 की सर्वाइकल कैंसर से, जो इंडिया में नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ है कैंसर से लेडीज में, उनसे उनकी डेथ हो। तो ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, हर जगह अवेलेबल है। हर एक गायनेक डॉक्टर, ऑलमोस्ट हर एक गायनेक डॉक्टर इस टेस्ट को करती है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके सिम्पटम्स क्या हैं? अभी सिम्पटम्स, हाँ जी अभी आंसर। ओरल कैंसर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है इंडिया में, उसका भी एक टेस्ट है हमारे पास। जो स्मोक करते हैं या जो टबैको करते हैं वो अपना ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। वो डेंटिस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं, गांठ कोई उनको मिलती है तो उसको पहले पकड़ते हैं। चौथा कैंसर लंग कैंसर इंडिया में भी काफी है,
जो स्मोक करते हैं, आजकल एक सीटी स्कैन आया है जो उनको हर साल में करवाना चाहिए, ठीक है। कोलन कैंसर एक और कैंसर है, इसका भी जी हमारे पास एक टेस्ट है। मैं इसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली एक ये भी कॉमन कैंसर है इंडिया में बढ़ता जा रहा है, वेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पर रिकमेंडेशन है कि जेंट्स में और लेडीज में दोनों में कोई एज ऑफ 45 हो, कोई 45 इयर्स एंड अबव हो, हर 10 साल में एक बार ये टेस्ट करवा लें। जो हमारे पेट के डॉक्टर होते हैं वो एक स्कोप डालते हैं और वो चेक करते हैं कि कोई प्री कैंसर या कैंसर तो नहीं है। और आखिरी कैंसर के बारे में जो बात करें, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर ये जेंट्स का कैंसर है। इसमें हमारे पास एक ब्लड टेस्ट है, और अगर वो जेंट्स 45 इयर्स से के ऊपर जो हैं, 45 और 75 के बीच में, वो इस ब्लड टेस्ट को करवाएं तो उससे भी ये टेस्ट जल्दी पकड़ा जा सकता है। अब हर एक कैंसर के अंदर ये याद रखना जरूरी है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री, ये तो बड़ी जनरल गाइडलाइंस है एक आम पब्लिक के लिए, बट अगर हमारी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, कोलन कैंसर, कोई भी कैंसर है और स्पेशली यंगर एज पे हुआ है, तो उनके लिए ये थोड़े बहुत नंबर्स चेंज होते हैं, ये आम पब्लिक के लिए। तो उनका जैसे आप पूछ रहे थे कि हमारे पास क्या कोई टेस्ट है कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए, इन 5 कैंसर्स के लिए जी हमारे पास टेस्ट हैं कि हम इनको जल्दी पकड़ें। और हमें पता है कि जो ये टेस्ट होने चाहिए 2%, 10%, 15% भी आज के दिन नहीं हुए, तो इसलिए आप प्लीज ये टेस्ट करवाइए। और जो वो डेथ है, जो इसको लेट पकड़ना है, इस डर को इससे कम कीजिए। दूसरी बात, आप आंटी पूछ रहे थे कि इसके सिम्टम्स क्या है, चिन्ह क्या है कैंसर के, क्या वे कैंसर है। पहली बात तो 5 आमतौर पे जो 5 फोटो हैं, 5 चिन्ह होते हैं कैंसर के, जो बहुत कॉमन होते हैं। बाकी तो डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ का है। जैसे हम अभी सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे थे, तो उसका जो स्पेसिफिक चिन्ह है वो है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है जो लेडीज के पार्ट्स में। बट आम जो हर एक कैंसर में आमतौर पे जो हमें मिलेंगे, नंबर 1 दर्द, कहीं पे हमें दर्द हो रहा है बट वो दर्द हमारा जान नहीं रहा। दूसरी बात थकावट, आज के दिन थकावट एज की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, बट थकावट जो या तो बहुत ज्यादा हो या थकावट जो सोने के बाद कम नहीं हो रही, तो थकावट या फटीग। तीसरी बात वजन का कम होना, हम कोशिश नहीं कर रहे कि हम कोई डाइट पे जा रहे हैं, हम कोई भागदौड़ी कर रहे हैं, हमारा खाना वही है पर हमारा वजन अपने आप कम हो रहा है, या हमें भूख कम लग रही है और कम भूख लगने की वजह से हमारा वजन कम हो रहा है। चौथी बात, कहीं पे गांठ है और वो गांठ या तो बढ़ रही है या अपने आप जा नहीं रही। और 5वीं बात, कहीं ना कहीं स्किन में हमारे कोई चेंजेस दिख रहे हैं। आमतौर पे कैंसर का मतलब होता है कि वो अपने आप गांठ, पेन, दर्द, थकावट अपने आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने आप नहीं जा रहा, अपने आप बल्कि कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा, तो उसमें हमें सस्पेशन होता है कि जी कैंसर है। तो जी ये तो बात करी हमने कि कैंसर को जल्दी कैसे पकड़े जिससे हम वो 80% वाली कैटेगरी में आ जाए, ना कि वो 20% में रहे, जो क्यूर रेट हमारी मैक्सिमम है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? अब इस ग्रुप में तो मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा आप लोग सिगरेट, तंबाकू वगैरह नहीं पीते, बट आम पब्लिक में कैंसर के अस्पतालों में अगर आप जाके देखेंगे, मेरे दोस्तों से पूछेंगे, तो जी ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, उससे बहुत कैंसर होते हैं। हमें पता है कि अगर हम जिन चीजों का अगर हम ध्यान रखें, तो जितने कैंसर होते हैं हम 40% कैंसर को कम कर सकते हैं। 100% नहीं है, बट जितने कैंसर आज के दिन हो रहे हैं उसकी मात्रा को हम करीब 40% कम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं? पहली बात, स्मोकिंग की बात की। इंडिया में अगर 15 लाख कैंसर के केसेस होते हैं तो 5 लाख सिगरेट पीने से या तंबाकू की वजह से, 5 लाख केसेस की वजह से। अगर बहुत सारे कैंसर है, 15 अलग अलग तरीके के कैंसर। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ लंग कैंसर होता है, बट 15 अलग अलग तरीकों के कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी को जानते हो जो स्मोक करता हो या जो टोबैको चू करता हो, क्योंकि इंडिया में खासकर बहुत कॉमन है कि लोग ये एड्स आते हैं टीवी पे कि ये कामयाबी की पहचान है, अमिताभ बच्चन से लेके सब लोग इसको अनफॉर्चुनेटली प्रमोट करते हैं। तो पर ये पहचान जैसे हमें पता ही है, हम इस
हमें से पवित्र स्थल के ऊपर बैठे हुए हैं कि ये कामयाबी की पहचान नहीं है। आप किसी भी वार्ड में जाके देखिए कैंसर के, दिल्ली में खासकर बहुत पेशेंट अनफॉर्चुनेटली बड़े दुखी हो रहे हैं, और किसी से भी पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि जी पान, तंबाकू, सिगरेट एक बहुत अवॉइडेबल कैंसर है। जैसे अमेरिका के अंदर आजकल ये काफी कम हो गए हैं, तो वहां पर हमें ओरल कैंसर बहुत कम दिखते हैं, तो ये प्रूफ है। या जैसे पीछे अंकल बैठे हुए हैं, मैंने एक सरदार जी की फोटो लगाई थी यहाँ पे, तो क्योंकि क्या है, बहुत रेयर है कि किसी सरदार को ये कैंसर हो, क्योंकि उनके धर्म में, जैसे हमें पता ही है, सिगरेट, तंबाकू सख्त है, तो ये इसका फर्दर। दूसरी बात अल्कोहल पीने से भी जी कैंसर होते हैं, कितने होते हैं, 7 अलग-अलग तरीकों के कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो लेडीज का कैंसर है, बाउल कैंसर, कोलन कैंसर, लिवर का कैंसर, काफी अलग-अलग कैंसर होते हैं। तीसरी बात, पहले सोचते थे कि खाने पीने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हार्ट में दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है मोटापे से। अब हमें पता है रिसर्च से कि कैंसर भी मोटापे से होता है। और कितने कैंसर होते हैं जी? 13 अलग-अलग तरीके के कैंसर, खासकर लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और जो ये कोलन कैंसर है, ये 3 कैंसर खासकर मोटापे की वजह से बढ़ते हैं। मोटापा काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इट्स नॉट कि हम सिर्फ अल्कोहल ना पिए, हम सिर्फ सिगरेट ना पिए, बट ऑल्सो कि हमारा वेट कम रहे, खासकर जो पेट में जो वेट है वो कम रहे, उससे कैंसर होने की संभावना कम होती है। इसके अलावा खाना पीना हम यहाँ पे ज्यादातर शाकाहारी हैं। हमें पता है रिसर्च से कि मीट खाने से कैंसर बढ़ता है। जो हम कोक पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इसमें केमिकल्स हैं, इनसे भी हमें रिसर्च से पता है। कुछ बच्चे, जैसे अगर एक यंगर एज ग्रुप में इसको बताएं तो लोग सोचते हैं कि जी मेरी मदर कहती है, मेरी ग्रैंडमदर कहती है, पर अब हमें रिसर्च से पता है कि कैंसर इन सब चीजों से उसकी होने की संभावना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इन सब में केमिकल हैं, इन सब में पेस्टिसाइड हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो सेल्स में खराबी आती है, उनके बदमाश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उस पर बहुत रिसर्च हुई है अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में, जिसने प्रूव कर दिया है कि जी ये सिर्फ हमारे घर में हमारी माँ की, हमारी दादी की कहानियां नहीं है, पर ये वाकई में इसमें साइंस एविडेंस, क्योंकि आजकल के बच्चे साइंस चाहिए, एविडेंस चाहिए, और ट्रू है। एक्सरसाइज करना, योगा करना, इन सब चीजों से भी कैंसर कम होता है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च ने 10 चीजें मैंने आपको बताई थी अभी कैंसर को प्रिवेंट करने की, इसकी एक रिकमेंडेशन दी है कि हम ये 10 चीजें करेंगे, एक्सरसाइज, अल्कोहल कम, स्मोकिंग कम, खाना ठीक, तो उससे कैंसर होने के रिस्क हमारे कम हो जाएंगे। और क्या हमने बात की कैंसर को जल्दी कैसे पकड़े, बात की कि हम कौन सी चीजें करें जिससे 40% मतलब 15 लाख के 40% कैंसर्स को हम बचा सकते हैं, करीब 6-7 लाख कैंसर होने को हम कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कैंसर की वैक्सीन किसी ने सुना है? हमने कोई कैंसर की वैक्सीन होती है शायद, ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है? HPV, जी, जैसे कि मैंने बताया, मुझे HPV की वैक्सीन होती है। ये हमारी पहली नहीं, अभी दूसरी वैक्सीन है। ये पहली जो वैक्सीन है ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, जो पहली कैंसर की वैक्सीन बनी थी। हेपेटाइटिस हमने सुना होगा, लिवर में इन्फेक्शन होता है, इंडिया में काफी कॉमन है अभी भी। इसकी वैक्सीन 1980 में बनी थी, मेरे जन्म से कुछ साल पहले। ये इन्फेक्शन है, हमें पता है कि इस इन्फेक्शन से लिवर का कैंसर होने के रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हर एक बच्चे को इंडिया में ये लगी है, हो सकता है आपकी एज ग्रुप में सबको ये वैक्सीन नहीं लगी होगी, पर इस वैक्सीन को लगने से लिवर कैंसर के होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरी बात, जैसे मैंने पीछे बताया, HPV वैक्सीन आज से करीब 15-20 साल पहले अमेरिका में लॉन्च हुई थी। इंडिया में भी ये वैक्सीन दी जा रही है। इससे हमारे कई अलग-अलग कैंसर्स कम होते हैं, मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर होता है लेडीज में, क्योंकि ये मैक्सिमम जो कैंसर है HPV वायरस की वजह से है। ये HPV वैक्सीन है। तो क्या कॉस्ट है? हाँ जी, कॉस्ट अभी बताता हूँ। जो
पर सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं है जी, जो लेडीज में वैजिनल कैंसर है, वल्वा कैंसर है, इसको ये वो भी प्रिवेंट करता है। और साथ में जो जेंट्स में भी ये जो बॉयज हैं उनके अंदर भी वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि जो थ्रोट के कुछ कैंसर्स हैं, कुछ पिनाइल कैंसर्स हैं और कुछ एनल कैंसर्स हैं, उनको भी ये वैक्सीन प्रिवेंट करती है। इसकी कॉस्ट जैसे आंटी ने पूछा, पहले इसकी कॉस्ट ज्यादा थी क्योंकि अमेरिका से, हॉलैंड से और जगहों से इंपोर्ट होती थी वैक्सीन। बट अभी रिसेंटली इसी साल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई थी पुणे में, उन्होंने सर्वावैक की वैक्सीन बनाई इंडिया में। इसकी कॉस्ट कोई 2 to 3,000 रुपीस के आसपास है। अभी बात है कि इस कॉस्ट को हम और कम करें, तो आई थिंक फॉर्चुनेटली अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इसकी कॉस्ट आई एम श्योर कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी बड़ा इनिशिएटिव इसके पीछे है। कि हाँ, पर पूरी वैक्सीन किसको लगवानी चाहिए? वैक्सीन ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने इसलिए आपसे एक सवाल पूछा था शुरू में कि 9 से 26 साल के बच्चे किस घर में हैं, उनको लगवानी चाहिए, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी। हाँ जी, हाँ, एचपीवी वैक्सीन। हाँ, तो आज के दिन आप किसी भी बच्चे के डॉक्टर के पास, किसी भी कैंसर के डॉक्टर के पास जाएंगे, सबके पास, क्योंकि खासकर इंडिया में अपनी इंडिया डेवलप्ड भारत की वैक्सीन बनी है, इफेक्टिव है। हाँ, तो ये जरूर सबको लगवानी चाहिए। बच्चों को डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास जी टेस्ट कराती है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं। जैसे और वैक्सीन लगती है, एमएमआर, टेटनस वगैरह की वैक्सीन लगती है बच्चों को, वैसे ही ये वैक्सीन लगती है। आइडियल एज है 9 से 14 साल, बट हम 26 साल तक इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। जी, तो 9 to 14 बट अप टू 26, सो इस वैक्सीन को प्लीज लगवाइए। ऑलराइट, अब जो आगे के हमारे कुछ मिनट बचे हैं, इसके अंदर टॉपिक है जो मेरा फेवरेट टॉपिक है सब में से, जो हम कहते हैं क्योर। राइट, हमने शुरू में बात करी कि कैंसर डेथ है, कैंसर स्केरी है, कैंसर हमें नाम हो तो अच्छा है, मैं किसी को कह नहीं रहा कि तो कैंसर हो, बट अब हमारे पास हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो बाल रखते हैं पीछे, क्या कहते हैं, जो बाल रखते हैं, एक तो धनुष है वो पीछे जिसके अंदर बाल रखते हैं। हाँ, तो उसके अंदर हमारे पास 2 एरोस तो हैं। एक तो है कि हम ये टेस्ट अपने घरों में कोई ना कोई एक टेस्ट, मैंने 5 के नाम बताए, हमारे घरों में इन एज ग्रुप्स में कोई ना कोई है, वो एक टेस्ट करें कम से कम। दूसरा, खाना पीना, वजन, ये सारी चीजों की हमने बात की, जिससे कैंसर के 40% केसेस प्रिवेंट होते हैं। पर अब तीसरा सवाल आया कि जी और भी कैंसर्स हैं, कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, ये इतनी स्केरी प्रॉब्लम है, तो क्या ये हिस्ट्री है कैंसर की। सबसे पहला जो इलाज था कैंसर का वो था सर्जरी। तो अगर हम इस फोटो में देखेंगे, तो इस फोटो में खूब सारे डॉक्टर काले कोट के अंदर खड़े हुए हैं, खून बह रहा है, 4 लोग पेशेंट को पकड़ रहे हैं और उसको ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि पहले जो इलाज था कैंसर का वो था कि कहीं हमें गांठ मिले, उसको ऑपरेशन से निकाल दो। अभी भी ऑपरेशन हमारे बहुत सारे कैंसर में होता है, पर जो शुरू से 3000 BC से 1900 तक सिर्फ यही इलाज था, कहीं हमें गांठ मिले। इवन किंग ऑफ इंग्लैंड का इलाज होता, उनकी लंग निकली गई थी क्योंकि वो लंग में कैंसर, तो लोग पकड़ते थे, अपनी ऑपरेशन करते। फिर आई रेडियोथेरेपी। ये जो मैडम गुरी थी, उन्होंने रेडिएशन, जो एक्सरे आया, एक्सरे के बाद हमें लगा कि हम अंदर की सिकाई कर सकते हैं, तो बाहर से काटने की जरूरत नहीं है सारे कैंसर्स को। अगर हम काट भी दें तो भी जो कैंसर के सेल बच जाते हैं, उनको मारने के लिए हम बाहर से एक्सरे दें, रेडिएशन दें, सिकाई करें, और अंदर के कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। तो फिर ये रेडिएशन का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आई कीमोथेरेपी। कोई 1940-1950 के आसपास कीमोथेरेपी आई। कीमोथेरेपी क्या है? एक ड्रिप है, आईवी बैग है, एक दवाई है, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जैसे मैं हमें दवाई को लगाते हैं। ये करीब कोई 1940-1950, कोई 70-80 साल पहले आ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1990-2000 में सर्जरी और इंप्रूव हुई। ये आज के दिन हमने सुना होगा कि रोबोट सर्जरी करते हैं काफी लोग, तो और बेटर सर्जरीज हुई। इससे जो आउटकम थे सर्जरी के, वो थोड़े से और बेटर हो गए। फिर क्या हुआ? जो ये रेडिएशन की मशीनें थी, ये और बेटर, थोड़ी सी और फोकस्ड, जिससे जो साइड इफेक्ट है रेडिएशन के वो और कम हो जाए। जहां पे रेडिएशन चाहिए वहां पे मैक्सिमम डोज को एक शॉट में, 5 शॉट में हम दे दें, तो ये इम्प्रूवमेंट है।
बट जो देखते हैं जो असली इंप्रूवमेंट है इसके बाद कैंसर में पिछले 20-25 साल में, वो इस स्लाइड से देखेंगे कि क्या हुआ। 1900 जो हम दवाइयों की बात करते हैं, हमने सुना होगा कि आज के दिन नई दवाइयां आ रही है कैंसर में। तो क्या हुआ कि जी ये ग्राफ है 1940, 50, 80, 90 तक बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब है कि कितनी दवाइयां कैंसर की एक साल में आती थी, 1 या 2 दवाइयां। 1990 में भी 1 या 2 दवाइयां आती थी कैंसर की। फिर हम देखते हैं कि ग्राफ ऊंचा जाता है कि एक साल में 20 दवाइयां, 30 दवाइयां आ रही हैं, और फिर पिछले 3 साल में 2021 में 60 दवाइयां, यानी कि हफ्ते में 1 नई दवाई कैंसर की आनी शुरू हो गई। तो पहले साल में 1 आती थी। इवन 1990 कोई बहुत साल पहले की बात नहीं है, और अब हफ्ते में हमारे पास न्यूज आती है कि जी आज ये वाली दवाई नहीं है, आज ये वाली दवाई। तो ये हुआ। तो जैसे देखते हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चों में ये नेटफ्लिक्स पे आजकल ये मूवीज देखते हैं हम लोग। तो क्या है कि हम देखें कि नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए, 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर आई फेसबुक, जो आजकल दोस्त वगैरह हमारे इस पे फेसबुक पे होते हैं, इसको लगे 10 महीने। और फिर एक चैट जीपीटी आई। किसी ने यहाँ चैट जीपीटी का नाम सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी बिल्कुल। तो चैट जीपीटी आई, 5 दिन में 10 लाख यूजर्स, 10 लाख लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ इसलिए स्लाइड दिखाई है क्योंकि जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो ड्रग्स हैं, आज के दिन वो चैट जीपीटी वाला मूवमेंट है कैंसर के लिए। कि सर्जरीज इंप्रूव हो गई 1990 2000 में, रेडिएशन इंप्रूव हो गई, बट अब वो चैट जीपीटी वाला मूवमेंट है कि जिस काम को नेटफ्लिक्स, जो आज के दिन हर एक फोन में है, आज के दिन हम वो मूवीज देखते हैं, इसको 3.5 साल लगे, 5 दिनों के अंदर वही काम चैट जीपीटी ने कर दिया। तो आज के दिन वो मूवमेंट, और वो क्यों है, वो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पता चला, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि कैंसर 1 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, पर हजारों तरीके के कैंसर हैं। क्योंकि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है, हमारे फिंगरप्रिंट हम वो करते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट हर एक का यूनिक है, हर एक का अलग अलग होता है। वैसे ही हमें पता चला कि आवर पेशेंट्स आर आल्सो यूनिक, उनके ट्यूमर्स भी यूनिक है, हम भी अलग अलग इंडिविजुअल हैं। ऐसे ही एक लंग कैंसर 1 नहीं है, ऐसे ही एक छाती का, एक ब्रेस्ट कैंसर 1 नहीं है, ऐसे ही वो यूनिक है। और इससे जो नई दवाइयां हैं वो आनी शुरू हुई हमारे कैंसर में। तो कौन सी दवाइयां आई? 1990 में एक दवाई है ग्लीवेक के नाम से। तो टाइम मैगजीन में आर्टिकल आया कि ये बुलेट्स है कैंसर के। तो कौन से कैंसर पे काम करती है? CML करके खून का कैंसर है, जो पहले किसी को हो जाता था 1 साल के लाइफ थे, और अब इस ग्राफ में सबसे ऊपर 2000 लिखा हुआ है। अब हमें पता नहीं है कितने साल हैं। कहने का मतलब है जब से ये दवाई आई है तो 1 साल में पहले लाइफ थी आदमी की। हमारे पास भी CML इंडिया में मैंने खासकर देखा है कि बहुत पेशेंट होते हैं जिनको एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया होता है। अब हम कहते हैं कि जी अगर आप ये दवाई लेते रहे तो हमें लगता नहीं है कि इस दवाई से आपकी जिंदगी में आपको आनी चाहिए, 10-20 साल आप कहीं नहीं जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि काफी बड़ी एडवांसमेंट हुई। अगली एडवांसमेंट दवाइयों में क्या हुई? ये जो इतनी दवाई आजकल आ रही है इम्यूनोथेरेपी की, जो आज के दिन इंडिया में भी अवेलेबल है। अब ये दोनों दवाइयां हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? खासकर लंग कैंसर में करते हैं। 2002 में, आज से सिर्फ 20 साल पहले, कोई लंग कैंसर का स्टेज 4 का पेशेंट जिसका पहला वाला कैंसर आता था, हमको हमारे पास आता था ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, हम कहते थे जी 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, हो सकता है 10 महीने। ये सिर्फ आज से कोई 20 साल पहले। फिर 2018 में हमें पता चला कि सारे कैंसर एक जैसे नहीं है। हम इनकी टेस्टिंग करें तो 30-40% लोगों में, खासकर जो सिगरेट नहीं पीते जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, उनके अंदर हमें एक EGFR की म्यूटेशन मिल सकती है। और अगर वो हमें मिले तो एक टैबलेट देंगे, कोई कीमो नहीं, ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, 3-4 साल से ज्यादा उनकी लाइफ। कोई और म्यूटेशन होती है उसमें 5-6 साल से भी ज्यादा लाइफ होती है। तो जो पहले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने साइड इफेक्ट, अब काफी पेशेंट्स को इन टैबलेट से भी लंग कैंसर स्टेज 4 में फैले हुए कैंसर का इलाज हो रहा है। फिर देखा जी इम्यूनोथेरेपी आई इसी साल में, 2018 में, आज से कोई 5 साल पहले। एक जो इम्यूनोथेरेपी ने दिखाया, ये भी एक IV की दवाई है, इसने दिखाया हमें कि हमें कोई
कोई 15-20% पेशेंट स्टेज 4 कैंसर बिल्कुल खत्म। और हमने सुना होगा कि संजय दत्त को भी लंग कैंसर हुआ था, शायद उसको भी स्टेज 4 लंग कैंसर हुआ था, तो न्यूज में आया था कि इम्यूनोथेरेपी मिली थी और अभी तक भी वो बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब है होप बहुत है कैंसर में, जो नई दवाइयां हैं इसमें बहुत लोग जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, आज से 5 साल 10 साल पहले, आज के दिन ये नई दवाइयां आ रही हैं। और अब हम सिर्फ स्टेज 4 में नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि जब कैंसर छोटा होता है जिससे हम क्योर को मैक्सिमाइज करें। और अब एक कार्टी सेल थेरेपी आई है, बस वो 2-3 स्लाइड बची हुई है। एक वो कार्टी सेल थेरेपी आई है कि हम अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं कि वो जाके सेल्स को मारे। तो जो हमारे माइलोमास थे, लिम्फोमास थे, अमेरिका में थेरेपी आ चुकी है, इंडिया में अभी आई है और अब इसकी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जी आज के दिन कैंसर के जो क्योर रेट्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, काफी दवाइयां हैं। मेरे से एक डॉक्टर्स पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब मतलब मेरे पेशेंट को कैंसर हो गया है, कोई फायदा है इलाज करने का? जी बिल्कुल फायदा है, मैक्सिमम पेशेंट्स को बिल्कुल फायदा है, क्योंकि हर एक कैंसर जैसे हर एक आदमी यहाँ पे, हर एक औरत यहाँ पे, हर एक बच्चा यहाँ पे जैसे अलग अलग है, जैसे हर एक कैंसर अलग अलग है। और रोज अलग अलग कैंसर के टाइप्स की नई दवाइयाँ, कुछ गोलियां, कुछ कीमो, कुछ नहीं। तो जी मुझे 3 बातें आपको बतानी थी आज। तो जो सी वर्ड है, मेरा होप ये है कि अब हम इसको डेथ से नहीं, यानी कि सी को क्यूरेबल बोलेंगे, सी को डिटेक्टेबल, हम इसको जल्दी पहचान सकते हैं, अपने घरों में टेस्ट करवा सकते हैं, और प्रिवेंटेबल कि हम कुछ एक्शन लें जिससे हमें कैंसर होने का रिस्क कम हो। हम पहले सोचते थे कि ज्यादातर कैंसर्स जैसे हमको लगता है कि ये सारे जेनेटिक से होते हैं, आज के दिन हम सोचते हैं कि 10% से कम कैंसर्स होते हैं। इसको पहचानते कैसे हैं? अगर कैंसर में आपकी फैमिली में किसी को काफी यंग एज का मतलब 50 साल से कम है वो, तो वो हो सकते हैं, तो उनके खास हम ध्यान रखें। अच्छा बात किसी और ने क्वेश्चन पूछना तो हाथ खड़ा करना। यस प्लीज, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, मैं प्रश्न इस तरह भी पूछ रहा हूँ, और मेरा ये भी है कि मेरे अपने परिवार में मेरी वाइफ कुछ 9 साल पहले जब हमें डॉक्टर के पास ले गए तो स्टेज बहुत ज़्यादा आगे हो गई थी। उन्होंने कहा कि 6 महीने चलेगी। तो 6 महीने जो टाइम दिया गया था, वैसे ही 6 महीने में जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि 6 महीने तक ही चलेगी, तो वैसे लगभग 6 महीने में ही चली गई थी। तो मेरा ये है कि क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा थी, हमारे परिवार के साथ रही, तो कोई छूत की बीमारी तो नहीं है, हमारे बिल्कुल साथ साथ करके खाते पीते रहे आखिर तक। हाँ अनिल अंकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बहुत लोग पूछते हैं, कैंसर छूने से फैलता नहीं, कैंसर छूने से फैलता नहीं, हमें पता है। कोई छूने से, उनके आसपास रहने से, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जी उनको कीमो लगी, जब उनको कीमो लगी, क्या वो कीमो या उनको रेडिएशन चल रही थी, क्या उससे बच्चे को, परिवार में 7 वालों को कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिर्फ एक छोटी सी बात रखूंगा कि जो उनका खून है, उनका स्टूल है, उनका पेशाब है, उससे डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हुआ तो उससे तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वो बहुत छोटा सा रिस्क है, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है कैंसर फैलने का, कोई रिस्क नहीं। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछो कि ये लगे कि सबकी प्रॉब्लम यही है, व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक रूप में आ जाए वो प्रश्न, हर एक को ये लगने लग जाएगा ये प्रश्न तो मैं भी पूछना चाह रहा था, तो कईयों का आंसर मिल जाएगा। छोटा क्वेश्चन छोटा आंसर। मेरे को ये पूछना है, गायनेक प्रॉब्लम में कोई ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया है कि भाई इसका ऑपरेशन होगा, टेस्ट भी उसका करवा लिया, टेस्ट करके भी कैंसर का अभी नहीं बता पा रहे हैं कि कैंसर है या नहीं है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ही जाकर के पता लगेगा। ऐसा भी होता है क्या? खाली टेस्ट से नहीं पता लग जाता कि कोई कैंसर है या नहीं है? आमतौर पे बायोप्सी से हमें पता चल जाता है, जो टेस्ट करते हैं, जो सुई की जांच करते हैं डॉक्टर साहब,
बट कभी कभी बायोप्सी में क्लियर नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कि दोबारा बायोप्सी हो। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो कुछ कैंसर्स में हम ऑपरेशन सीधा भी कर सकते हैं। जिससे उनको ये पूछना था, जैसे कुछ कैंसर्स हैं जैसे होते हैं वो कुछ मेडिसिन से रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो कहते हैं कुछ कीमो करानी पड़ेगी या रेडिएशन लेनी पड़ेगी, या ऐसे करके क्योर होते हैं या मेडिसिन से क्योर हो सकते हैं, किस स्टेज पे डिपेंड करता है ये सब? कैंसर आज के दिन, आज से आप मेरे से 20 साल पहले पूछते तो सवाल बहुत आसान था। मैं कहता कि ऑपरेशन करवा लो, हमारे पास इतना ही है, ऑपरेशन और कीमो करवा लो। आज के दिन जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में से बहुत पेशेंट हैं ऑपरेशन के बाद जिनको कीमो की जरूरत ही नहीं। तो जैसे हमने कहा हमारे फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक हैं, वैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर यूनिक है। हर एक कैंसर उसकी बायोलॉजी हर एक चीज पे डिपेंड करता है कि उस कैंसर में कौन सी दवाई लगी। इसलिए हम जैसे डॉक्टरों की आज के दिन जरूरत पूछना आपने आइए हो गया आपका, हो गया इसके बाद कैंसर की पेशेंट क्या है कि मुझे कैंसर हो गया? जी, बहुत अच्छा सवाल है। कैंसर की पहचान क्या है? इसके जो मैंने चिन्ह दिखाए थे 5, दर्द आपका जा नहीं रहा, गांठ आपकी जा नहीं रही, भूख नहीं लग रही और वजन कम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जी भूख नहीं लग रही पर वजन उतना ही, भूख नहीं लग रही वजन कम हो रहा है। तो ये उसकी कुछ कैंसर की पहचान है। बाकी तो जिसका जैसे लंग्स का है तो सांस लेने में तकलीफ होगी, पेट का है तो पेट, या ओवरी का है तो पेट में दर्द होगा। अलग अलग कैंसर्स की अलग अलग, जिस हिस्से का ब्रेन का है तो दिमाग में कोई प्रॉब्लम इस तरीके से पहचान, बट कोई प्रॉब्लम जो ठीक नहीं है। हाँ जी, एक रिपोर्ट को देख के बताना मुश्किल है। जी 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 नहीं तो हाँ, तो अगर इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। ये PSA का टेस्ट है। इसको पहली बात तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कौन सी दवाइयों पे है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहली बात हम आमतौर पे इसको रिपीट कराते हैं इसको टेस्ट को मेक श्योर करने के लिए कि ये वैल्यू ठीक है। अगर ठीक है तो बिल्कुल इस नंबर पे जांच कीजिए आगे। कि जनकपुरी में हमने 2015 में पहला लेक्चर जो है डॉक्टर जी की रात का करवाया था, जो उसमें भाई बंधु बहनें आई होगी उनको याद होगा। डॉक्टर दत्त ने पहली दफा जो हमने पैनल लगाया था कि जानलेवा बीमारी, और उन्होंने अंदर घुसते हुए कहा था कि कैंसर जो है जानलेवा बीमारी नहीं है। वही आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं है। इसको फर्स्ट और सही स्टेज पे अगर आप कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और समय समय पे हम इसलिए कैंसर की अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं, और इवन कैंप भी रहता है और लेक्चर भी होता है। बताइए, तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा आपका। मैं डॉक्टर साहब का उनकी टीम जो आई थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर आए और समय दिया और आपको जानकारी, बहुत जानकारी दी, और आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। मैं फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ कि आप इसका जरूर फायदा उठाएं।